अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफ़िज़ सलमान। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफ़िज़ सलमान। आज का हमारा टॉपिक है आइज़ा 240 जिसके अंदर हम फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉड को किस तरीके से डील करना है। फ्रॉड से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? इस आइज़ा को हम लिंक करेंगे आइज़ा 315 के साथ, ठीक है? जिसके अंदर हमने आइज़ा 315 अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, आइडेंटिफ़ाई एंड असेस द रिस्क कि किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो इस इधर हम क्या करेंगे कि फ्रॉड से रिलेटेड क्या रिस्क होंगे, ठीक है? उसको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना और उसको किस तरीके से असेस करना है, इस कायदे के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, जब रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो आइज़ा 330 के हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफ़ॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफ़ॉर्म करते हैं आइज़ा 330 के हिसाब से। तो इधर हम क्या देखेंगे स्पेसिफ़िकली उस चीज़ को देखेंगे कि फ्रॉड से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें परफ़ॉर्म करने चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड देखें आपको पता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ्रॉड एक हमने पहले भी पढ़ा था आइज़ा जब हमने 200 पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ठीक है? उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि एरर जो होता है वो अ, अनइंटेंशनल होता है और जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनल एक्ट होता है, ठीक है? चाहे वो मैनेजमेंट का कोई बंदा कर रहा हो, चाहे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का कर रहा हो, चाहे एम्प्लॉइज़ में से कोई कर रहा हो, थर्ड पार्टीज़ में से कोई कर रहा हो, ठीक है? उनका मकसद ये होता है कि यार किसी तरीके से हमें अनजस्ट और इल्लीगल एडवांटेज लेना है, ठीक है? तो फ्रॉड एक आसान सी बात है कि कोई भी ऐसा इंटेंशनल एक्ट जिससे मुझे कोई इल्लीगल एडवांटेज मिले या फिर अनजस्ट या फिर इल्लीगल एडवांटेज उससे मुझे हासिल हो रहा हो, ठीक है? आगे चलते हैं। ये छोटी-छोटी बातें इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, हम अपने लेक्चर को उधर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होंगी, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड हमने बचपन में पढ़ा है कैफ में ऑलरेडी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने पढ़ा था, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पढ़ा था। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है कि यार हम अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करते हैं, फेक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिसयूज़ करते हैं। जहाँ फेयर वैल्यू अलाउ होना चाहिए था वहाँ हम उसको बढ़ा चढ़ा के फेयर वैल्यू का नंबर बना रहे हैं, ठीक है? लेट्स से मैंने लीफो मेथड यूज़ कर लिया जो कि अलाउ नहीं है, ठीक है? तो उस तरीके से मैं अपने नंबर्स बना रहा होता हूँ। लेट्स से कि यार मैं मेरा एक कभी फीफो मेथड यूज़ करता हूँ, कभी एवरेज मेथड यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि यार मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है? तो उस केस के अंदर आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? समटाइम्स क्या करती है कंपनी कि यार फेयर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है तो अपने कॉस्ट मॉडल को छोड़ के फेयर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है। जब फेयर वैल्यू मार्केट की गिर रही होती है तो वो क्या करते हैं कि यार अपने प्रॉफिट्स को अच्छा दिखाने के लिए वो फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, यार एसेट्स को जो बिजनेस के कंपनी के एसेट्स हैं उसको मिसयूज़ करना या फिर उसको चोरी कर लेना, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। लेट्स से कस्टमर से पैसे लेने थे, एक एम्प्लॉय ने क्या करा वो कस्टमर से पैसे लेके अपनी जेब में डाल दिए, ठीक है? एम्बेज़लिंग रिसीट्स। या फिर कोई इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री को चोरी कर लिया, ठीक है? या फिर किसी ऐसे वेंडर को जिससे कोई सर्विसेज या गुड्स नहीं लिए लेकिन उसको बोला कि यार फेक इनवॉइस बना के उसके नाम पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है? यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़, जो एसेट्स थे बिजनेस के, लेट्स से कंपनी की कार थी या फिर कंपनी के एसीज थे वो क्या बोलते हैं 1-2 साल हो गए तो उसको क्या करा अपने घर लेके चले गए। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है? आगे चलते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की क्या है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की क्या होती है फ्रॉड से रिलेटेड? देखिए, अल्टीमेटली फ्रॉड से बचाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? सर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की है। मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स प्लेस करें टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। कि यार हम फ्रॉड से बच जाएँ, फ्रॉड हो ही ना, ठीक है? इंटरनल कंट्रोल्स क्या प्लेस कर सकते हैं? लेट्स से अगर इन्वेंट्री चोरी होने का खतरा है तो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रख दें, ठीक है? हर किसी को अलाउ नहीं करें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो। तो इस टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स प्लेस करने की ज़िम्मेदारी, फ्रॉड से बचाने की ज़िम्मेदारी कंपनी को मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की है, ठीक है? वो किस तरीके से कर सकते हैं सर? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को चाहिए कि यार वो ओवरसाइट करें, मॉनिटरिंग करें कि कंट्रोल्स टाइमली फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो वो उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें। जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में एक इन्विजिलेटर होता है, वो हमें देख रहा होता है मुसलसल कि यार कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा।
ठीक है? तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है, ठीक है? तो इसी तरीके से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को चाहिए कि वो भी ये मॉनिटर करते रहे कि यार प्रॉपर्ली कंट्रोल्स फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो पनिशमेंट उसको करनी चाहिए। कल्चर ऑफ ऑनेस्टी आपको क्रिएट करनी है, ठीक है? इसके अलावा आपने ये भी कंसीडर करना है कि कोई बंदा कंट्रोल्स को ओवरराइड तो नहीं कर रहा, वो चीज़ भी आपने कंसीडर करनी है, ठीक है? तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फ्रॉड से बचाने की कंपनी को? वो मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की है, ठीक है? ये यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए हमने आइदर 200 में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। ऑडिटर क्या लेता है सर? ऑडिटर लेता है रीज़नेबल एश्योरेंस। ऑडिटर का काम है रीज़नेबल एश्योरेंस देना। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस वो दे नहीं सकता, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंस जो आपके होते हैं वो परसुएसिव एविडेंस होते हैं, ना कि कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं। और उस पर हमने डिटेल में बात करी थी कि परसुएसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, वो आइदर 200 वाले टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है? इसके अलावा इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी थी कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा बेयर नहीं कर सकती क्लाइंट, ठीक है? टाइमिंग हमारे पास लिमिटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा इनहेरेंट लिमिटेशन, हम सैम्पल बेसिस पे चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि यार मैं सारी चीज़ें तो 100% चेक कर नहीं रहा, 100% टेस्टिंग कर नहीं रहा, मैं एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूँ। 100% चीज़ें, एब्सोल्यूट लेवल क्या होता है कि 100% होता है, ठीक है? तो मैं एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस तो दे नहीं रहा जिससे मैं कहूँ कि यार आपके जो फाइनेंशियल होंगे बिल्कुल 100% ओके होंगे, ठीक है? तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि यार इधर मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई हो और वो मैं उसको डिटेक्ट ना कर सकूं, चाहे मैं जितनी भी अच्छी कोशिश कर लूं, जितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लूं, जितनी भी अच्छी परफॉर्मिंग कर लूं एज पर आइजर, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि कोई ना कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाए, ठीक है? और वो खास तौर पर जब फ्रॉड इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बंदा फेक रिकॉर्ड्स बना के आपको दे देगा, ठीक है? अब आप कोई फॉरेंसिक ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, नॉर्मल एक इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस को देखेंगे, आप देखेंगे हाँ यार इनवॉइस वगैरह मैंने देख ली, सब चीज़ें ठीक होंगी, आप बोलेंगे ठीक है। अब आपने कोई फॉरेंसिक ऑडिट तो नहीं करना, आपने कोई माइक्रोस्कोप से देखना तो नहीं है कि यार ये साइन ठीक है या नहीं है, ये पेपर सही है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं देख रहे। और जब बंदा फ्रॉड करता है तो वो इंटेंशनली सारी चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि आपकी वो नज़र में ना आ सके। वो उसके लिए पूरी प्री प्लानिंग करेगा कि यार एक ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, ऑडिटर मटीरियलिटी कैलकुलेट करेगा, ये वाली अमाउंट चेक करेगा, तो वो उसके लिए पहले से प्री प्लान्ड होगा, ठीक है? और वो उसको छुपाने के लिए हर तरीके से मैनिपुलेट करेगा, आपको फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करके देगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से पकड़ में ना आए। तो मतलब कि यार फ्रॉड के थ्रू अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है तो उसको डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई एरर के थ्रू कोई मिस स्टेटमेंट है तो उसको आप अभी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको कोई ज़बरदस्ती डिज़ाइन करके छुपाया नहीं गया। वो एक अनइंटेंशनली चीज़ हो गई, गलती हो गई, वो आपकी डिटेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि उसको छुपाया नहीं गया। लेकिन जो फ्रॉड से रिलेटेड जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है उसको छुपाया जाता है, उसको मैनिपुलेट करा जाता है, तो उसको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट सर क्यों फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होगी? सर मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर इसलिए इन्वॉल्व होती है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को अपने टारगेट्स दिखाने होते हैं कि यार अगर लेट्स से मैं 10 मिलियन के प्रॉफ़िट का टारगेट अचीव कर दूँगा, तो कंपनी को बोनस मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा, ठीक है? या फिर मैनेजमेंट को फाइनेंसिंग लेनी है। फाइनेंसिंग लेने के लिए अब उसको बैंक को अच्छे प्रॉफ़िट्स वग़ैरह दिखाने हैं। बैंक को प्रॉफ़िट दिखाने के लिए वो अगेन क्या करेंगे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है? बहुत दफ़ा इक्विटी फाइनेंसिंग आपको लेनी है। पब्लिक जो आपके ऊपर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए आपने अपने एक फाइनेंशियल को क्या करा सर, मैनिपुलेट करा। अगेन मैनिपुलेट करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो मैनेजमेंट के पास हर तरह का एक्सेस होता है, ठीक है? मैनेजमेंट चाहे, देखिए मैनेजमेंट अल्टीमेटली कंपनी चला कौन रहा है? मैनेजमेंट चला रही है। कंट्रोल्स को बनाता कौन है? सर मैनेजमेंट बनाती है। जब कंट्रोल्स बनाने वाले खुद फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करना चाहेंगे तो वो कंट्रोल्स को ईज़िली ओवरराइड भी कर सकते हैं। जब बनाने वाला उसको पता है कि यार मैंने ही बनाया, तो वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है, वो इस पोजीशन में, ठीक है? और मैनेजमेंट जब खुद फाइनेंशियल बनाने में इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट को अगर मैनिपुलेट करना है तो वो और ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय के मुकाबले में। एम्प्लॉय देखिए छोटी-मोटी चोरी कर सकता है, छोटी-मोटी चीज़ें किसी लेजर में उसने एंट्री छुपा दी या फिर इस टाइप की चीज़ें वो कर
पड़ सकता है, ठीक है? लेकिन जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी ना तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में कि वो फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है? उसके हाथ में सारे फाइनेंशियल होते हैं, ठीक है? इसके अलावा कंट्रोल्स उसके हाथ में, कंट्रोल्स को वो मैनिपुलेट कर सकती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे उसके कंट्रोल में होते हैं, वो उसको मैनिपुलेट कर सकती है। जब मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अच्छा जी, अब ये हमें पढ़ना है कि यार ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फ्रॉड है, फ्रॉड को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है, तो ऑडिटर क्या करे? ठीक है, अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है तो फ्रॉड से रिलेटेड वो क्या करेगा? ठीक है, सबसे पहले तो देखें, हमने आइज़र 200 में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि भाई ऑडिटर जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर को मेंटेन रखना है थ्रू आउट द ऑडिट, उसको अलर्ट रहना है कि यार कहीं भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है? तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इधर भी मेंटेन रखना है कि हो सकता है कि इधर फ्रॉड हो, ठीक है? इसके अलावा उसको ये भी कंसीडर करना है कि यार ये लोग, हो सकता है कि मैनेजमेंट ओवरराइड करे कंट्रोल्स को। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी तो हो सकता है कि यार मैनेजमेंट भी ओवरराइड करे कंट्रोल्स को, तो उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है? इसके अलावा एक बात उसको अपने दिमाग में ये भी बिठा लेनी है कि यार जो वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा एक नॉर्मल एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वो प्रोसीजर्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है? नॉर्मल जो आइज़र 315 में हम पढ़ते हैं क्या, रिस्क को असेस करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो वो जो नॉर्मल जो हमारी बातें हैं वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए काम नहीं आएंगी। जो नॉर्मल आइज़र 330 में प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें काम नहीं आएंगे। स्पेसिफिकली हमें फ्रॉड के लिए कुछ अलग से चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब जाके हम फ्रॉड के रिस्क को भी आइडेंटिफाई करेंगे और फ्रॉड के को डिटेक्ट भी कर सकेंगे, ठीक है? तो ये आइज़र स्पेसिफिकली हमें हेल्प आउट करेगा, गाइड करेगा कि किस तरीके से हमें फ्रॉड के रिस्क को असेस करना है और उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है उस रिस्क को, ठीक है? अगर हमें लेट से फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लॉ, रेगुलेशन, एथिकल रिक्वायरमेंट हमें क्या कहती है कि यार क्या करना है, इसको रिपोर्ट क्या करना है? लेट से अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो आप देखें, चोरी करना लॉ के हिसाब से ये कानूनन जुर्म है, ठीक है? ये क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपको पुलिस को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है? अगर कोई मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको एसएससीबी को बताना चाहिए? क्या अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो क्या आपको एफआईए को बताना चाहिए? तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है, और ये सारी चीज़ें आपको, ये वाला जो आइज़ा है ये हमें गाइड कर रहा होगा, ठीक है? किस किस को हमें रिपोर्ट करना है, क्या मैनेजमेंट को बताना है, नहीं बताना, ग्रुप और कंपोनेंट ऑडिटर्स को बताना है, नहीं बताना, वो सारी चीज़ें हमें ये वाला आइज़ा हेल्प आउट कर रहा होगा, ठीक है? हुँ। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने शुरू में भी स्कोप के बारे में पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही है कि यार हमें आइडेंटिफ़ाई और असेस करना है रिस्क को ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है? सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली इधर जो बात होगी इस आइज़ा के अंदर फ्रॉड से रिलेटेड होगी कि फ्रॉड से रिलेटेड किस तरीके से हम रिस्क को आइडेंटिफ़ाई और असेस करें, और उस रिस्क को जो आइडेंटिफ़ाई हमने असेस करा है कि यार फ्रॉड का इतना ज़्यादा रिस्क है, तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करें, ठीक है? वो ये इधर हम पढ़ेंगे। और अगर हमें फ्रॉड आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है, तो वो भी इधर हम देखेंगे कि किसको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स करना है, वो भी हम इधर देख रहे होंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब जो हम आइज़ा में पढ़ने जा रहे हैं, इस आइज़ा के अंदर उसका एक क्विक ओवरव्यू है कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो देखें, आइज़ा 200 के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो हमने आइज़ा 200 में ऑलरेडी पढ़ा था, वो इधर फ्रॉड में स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे होंगे कि यार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें फ्रॉड के लिए मेंटेन रखनी है, ठीक है? अच्छा जी, फिर दूसरी चीज़ कि यार हमने जो चीज़ें आइज़ा 315 में पढ़ी थी, रिस्क में डिस्कशन करनी है, रिस्क को असेस करना है, आइडेंटिफ़ाई और असेस करना है रिस्क को, तो वो स्पेसिफिकली अब हम पढ़ेंगे। आइज़ा 315 को मज़ीद समझ लें, एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया है, फ्रॉड से रिलेटेड जो बातें होंगी आइज़ा 315 की वो इधर हम कवर करेंगे, ठीक है? तो वो इधर हम देख रहे होंगे। आइज़ा 330 के अंदर जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं रिस्क को एड्रेस करने के लिए, तो इधर हम जो रिस्पॉन्सेस करेंगे, जो रिस्क को एड्रेस करेंगे, वो फ्रॉड से रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे उसको रिस्पॉन्स करने के लिए से रिलेटेड वो हम देख रहे होंगे, ठीक है? और किस तरीके से ऑडिट एविडेंस को एवेल्युएट करना है वो भी हम इधर देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कुछ सर्कमस्टांसेस में कि यार ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट से ही बोल देता है कि यार मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, उससे पीछे हो जाता है, ठीक है? उस केस में हमें क्या करना है वो इधर हम देखेंगे, ठीक है?
फिर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड से रिलेटेड जो लेने की होती है वो अब इधर इधर हम देखेंगे। इससे एक अलग आइज़ा भी इसके ऊपर है, आइज़ा 580, जिसके अंदर कुछ जनरल बातें होंगी, लेकिन इधर जो बात होगी वो स्पेसिफिकली फ्रॉड से रिलेटेड होगी, ठीक है। अच्छा जी। फिर इसके अलावा कि फ्रॉड से रिलेटेड क्या हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कि अगर हमें कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या हमें आउटसाइड द एंटिटी किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर मैंने साथ साथ रेफरेंस भी दिए हुए हैं, उसकी लिंकिंग दी हुई है उस पर्टिकुलर आइज़ा के साथ कि यार इस पर्टिकुलर आइज़ा में जनरल बातें और इधर हम फ्रॉड वाला आइज़ा के अंदर उसी को एक्सटेंड करते हुए फ्रॉड से रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का एक अलग से एक आइज़ा मौजूद है, लेकिन फ्रॉड वाला आइज़ा के अंदर हम पर्टिकुलरली फ्रॉड से रिलेटेड क्या कम्युनिकेशन करनी है उससे रिलेटेड बात करेंगे। और ये लोग ये सारी चीज़ें आप लोग कवर लेटर में देखेंगे भी, ठीक है। रैप लेटर के अंदर भी आप लोग देखेंगे, जब किसी आप ऑडिट क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो आप लाजमी है कि उस क्लाइंट का आप क्या करें, रैप लेटर खोलें, और वो चीज़ें जो हम इधर पढ़ेंगे वो आपने देखनी है कि रैप लेटर में ये फ्रॉड वाली जो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं क्या वो रैप लेटर के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। वो आपने देखनी भी है, ठीक है। और ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। आइदर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड के फ्रॉड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करनी है वो भी हम देख रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी जब आप ऑडिट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। देखिए सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसमें सारी चीज़ें हमने देखी आइदर 240 ऑलरेडी हम कैफ में पढ़ के आए हुए हैं। ये सिर्फ एक रिकैप चल रहा है कि यार हम हमारे जो कॉन्सेप्ट वीक थे उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, और जो चीज़ें हमने डिटेल में नहीं पढ़ी वो सारी चीज़ें अब इधर हम डिटेल में देख रहे होंगे विथ लिंकिंग कि यार ये चीज़ किससे लिंक हो रही है, ये चीज़ का लिंक किस आइडिया से बन रहा है, वो सारी चीज़ें अब हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखें, ये वाली सारी बातें आपने पढ़ी हुई कि भाई स्केप्टिसिज्म आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है कि भाई मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की हो सकती है, इधर फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपने अलर्ट रहना है कि यार फ्रॉड वगैरह हो सकता है। ऑल्दो कि यार मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, पास के अंदर बहुत सही थी, सब कुछ सही था, कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। उस चीज़ को आपको डिसरिगार्ड नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपने एक्सेप्ट कर लेने एज अ जेन्युइन, ठीक है। अनलेस कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिले, आपको मिले कि यार के लेट से आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट दिया सेम कंपनी का, सेम कंपनी एबीसी कंपनी का आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपको दिया, वो भी एबीसी कंपनी का ही डॉक्यूमेंट है, दोनों इनवॉइस एक ही सप्लायर की हैं, ठीक है। अच्छा, एक में साइन कुछ अलग सी आ रही है और दूसरे में साइन कुछ अलग सी आ रही है, ठीक है। तो आपको डाउट हो गया कि यार एक ही एंटिटी की दोनों इनवॉइसेस हैं, लेकिन एक में साइन डिफरेंट है, एक में साइन डिफरेंट है, ठीक है। आपको डाउट हो जाएगा, एक के अंदर फॉन्ट फैमिली डिफरेंट है, एक के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली कुछ अलग हुई हुई है, एक का फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है, एक का फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो उससे आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई होगा कि यार हो सकता है कि यार इनवॉइस जेन्युइन ना हो सकता है कि इनवॉइस को मॉडिफाई करा हुआ हो सकता है कि फेक इनवॉइस बनाई हुई हो। तो आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है या आपको फ़ौरन डाउट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है, आपको लगता है कि नॉट ऑथेंटिक नहीं है या मॉडिफाइड नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। आपने इन्वेस्टिगेट किससे करना है, डायरेक्टली थर्ड पार्टी से करना है। लेट्स से मैं एबीसी कंपनी को ये इनवॉइस दिखाऊं और जाके उससे कांटेक्ट करूं, उसको बोलूं कि भाई ये क्या जेन्युइन इनवॉइस है या नहीं है, ठीक है। या फिर मैं किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करूं और उसको चेक करवाऊं कि यार ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा मैनेजमेंट से मैंने कोई चीज़ें पूछी, मैनेजमेंट मुझे चीज़ें बता रही है कि लेट से हमारी सेल्स बढ़ गई है, ठीक है। सेल्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, कस्टमर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा डिमांड आने शुरू हो गई, लेकिन आपने देखा यार मार्केट में जो कस्टमर डिमांड रिड्यूस हो रही है, इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमी के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, कस्टमर की डिमांड रिड्यूस हो रही है, और इस इंडस्ट्री की ओवरऑल अगर बात करी जाए तो न्यूज़ में आ रहा है कि यार इस इंडस्ट्री की तो कम डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई है। अब देखें इधर बातों में इनकंसिस्टेंसी आ गई, उसकी बातों में वो जो बता रहा है उसकी बातों में और
ये बात में इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो आपको अब डाउट हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के रेवेन्यू इन्फ्लेट करा हो, सेल्स को इन्फ्लेट करा हो, क्वांटिटी फेक दिखा रहे हो, जानबूझ के आखिरी में कोई इनवॉइसेस वगैरह बना के उसको रिकॉर्ड करा हो कि यार किसी तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दें, तो आपको फ़ौरन डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने इन्वेस्टिगेट करना है अगर कोई इनकंसिस्टेंसी ऐसी मिलती है तो, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमने क्या बात करी कि यार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है कि फ्रॉड इधर हो सकता है, ऑल्दो कि यार मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी पास्ट के अंदर, फिर भी आपने इस अलर्ट रहना है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं आपने आपने एक्सेप्ट कर लेना एज अ जेन्युइन, अनलेस कि कोई चीज़ आपको ऐसी मिले जिसकी वजह से आपको डाउट हो कि यार डॉक्यूमेंट में कोई मसला है, ठीक है। तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कोई मैनेजमेंट की बातों में और मार्केट की सिचुएशन में या फिर कोई दो लोगों की बातों में, लेट्स से आपने किसी एम्प्लॉय से पूछा और मैनेजमेंट से पूछा, एम्प्लॉय कुछ अलग कहानी आपको बता रहा है, मैनेजमेंट कोई अलग कहानी बता रही है, आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों की बातों में, तो वहाँ भी आपको डाउट हो जाएगा कि इधर कुछ मामला कुछ फ्रॉड वाला मामला इधर चल रहा है, ठीक है। तो आपने अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमने आया था 315 में ऑलरेडी ये बातें पढ़ी हुई, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। देखें, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि यार आप क्या करें, अपनी टीम के साथ डिस्कशन करें कि जो टीम में पुराने लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर का ऑडिट करा हुआ है, जिन्होंने इससे पहले कि इस टाइप की इंडस्ट्री का ऑडिट करा हुआ है, तो वो जो पार्टनर्स हैं, सीनियर मैनेजर हैं, वो नीचे के लोगों को गाइड करें कि यार इधर इस तरह के रिस्क होते हैं, रेवेन्यू वाला सिग्निफिकेंट एरिया होगा, इधर ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं, लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा था, फेक इन्वॉइसेस रिकॉर्ड करी थी, वो हमने पकड़ ली थी। तो इस टाइप की जितनी भी बातें ना, वो इंसाइट्स उनके साथ शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं भी करा हुआ तो इस टाइप की कोई और इंडस्ट्री का अगर आपने ऑडिट करा हुआ है और आपने आपने कोई ऐसे फ्रॉड वाले मामला देखे हुए हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें। शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार अगर कोई ऐसे मामला हमें मिले तो आपने फ़ौरन उसको अलर्ट रहना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यार इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि यार जो भी ऐसी सच बातें हो फ्रॉड से रिलेटेड, वो आपने डिस्कस करनी है अपनी टीम के साथ। तो टीम को पता चल जाएगा, टीम पहले से अलर्ट होगी कि यार ये एरिया को मुझे ज़्यादा फोकस होकर देखना है, ये एरिया पे मुझे ज़्यादा काम करना है। अगर कोई ऐसी चीज़ मिलेगी तो वो टाइमली उनके साथ डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखें, हमने आइजा 315 के अंदर हमने कुछ प्रोसीजर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर? हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। इंक्वायरी करते हैं हम, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम? सर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करते हैं सर? इंस्पेक्शन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देखना होता है सर उसको देखते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या करते हैं सर? एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं यार फाइनेंशियल उठाते हैं, फाइनेंशियल्स को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, बजट से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, तो वो सारी चीज़ें करके हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए सेम वही चीज़ें इधर भी कर दी हैं, सिर्फ इधर थोड़ा सा स्पेसिफिकली चीज़ों को बताया जाएगा कि इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी में क्या चीज़ों पूछनी है, ठीक है। तो वो इधर स्पेसिफिक होकर चीज़ें बताई जा रही है, बातें सारी वही हैं जो आयदा 315 के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्विक हमारा रिव्यू हो रहा है चीज़ों का कि यार आइदर 240 के हिसाब से फ्रॉड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें इंक्वायरी करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें किसकी इंक्वायरी करनी है सर? मैनेजमेंट की, और इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह उनसे उनके साथ इंक्वायरी करनी है, ठीक है। इंक्वायरी क्या करेंगे कि भाई मैनेजमेंट के पास जाएंगे, दूसरे लोगों के पास जाएंगे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन वालों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि यार अगर आपके आपकी नॉलेज में कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉड आपकी नॉलेज में हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कोई कोई किसी एम्प्लॉय ने कोई चोरी करी हो या फिर कोई किसी के ऊपर आपको शक हो, कोई चीज़ें गायब हुई हो और आपको सस्पेक्ट हो कि यार ये बंदे ने शायद करी हो, तो कोई भी ऐसी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप हमें प्रोवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि यार हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, इंक्वायरी वाला स्टेप ऑलरेडी हमने कवर करा था इधर 315 के अंदर। वहाँ रिस्क को हम पूछेंगे कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे रिलेटेड हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करी हुई थी। अब इधर सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड बात करेंगे कि यार हम उनसे पूछेंगे कि यार आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बातें हैं फ्रॉड से रिलेटेड, कोई नॉलेज में ऐसी ऐसे इवेंट्स हैं, तो वो आप हमसे शेयर कर दें, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट से भी पूछेंगे कि यार आप लोग किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आप लोग किस तरीके से करते हो, आप लोगों की क्या असेसमेंट है फ्रॉड से रिलेटेड, ठीक है।
या रिस्क इधर ज़्यादा है आपकी एंटिटी में फ्रॉड से रिलेटेड, क्या कम रिस्क है, क्या असेसमेंट है आप लोगों की, वो आप हमसे शेयर कर दें, ठीक है। और आप लोगों की कम्युनिकेशन क्या हुई है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, कि रिस्क से रिलेटेड कि यार ये रिस्क हैं और इससे रिलेटेड हमने ये रिस्पॉन्ड करा। तो जो भी कम्युनिकेशन आपकी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ हुई है, वो भी आप हमें बता दें, ठीक है। इसके अलावा आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कम्युनिकेशन हुई है फ्रॉड से रिलेटेड, क्या आप उनको गाइड कर दें कि यार फ्रॉड वगैरह आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपने उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, क्या आपने अपने व्यूज़ उनको बताया कि भाई फ्रॉड अगर कोई पकड़ा गया तो हम उनको ये पनिशमेंट करेंगे। तो क्या ऐसी कोई कम्युनिकेशन आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ है या नहीं है, तो वो चीज़ भी आप हमें बताएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ अगेन वही सवाल होगा कि यार आपकी अगर नॉलेज में, डायरेक्टर्स वगैरह से पूछेंगे कि यार आपकी नॉलेज में कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर, अगर है तो वो आप हमें बता दें, ठीक है। मैनेजमेंट से भी पूछेंगे और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। मैनेजमेंट ने अगर लेट से कोई फ्रॉड था और बता दिया, ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से नहीं बताया, तो हम दोनों की इंक्वायरी आपस में मैच करेंगे, वो क्या कह रहा था और ये क्या कह रहा है, वो क्या स्टोरी सुना रहा था, ये क्या स्टोरी सुना रहा है, आपस में दोनों की बातें मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच हो रही होंगी तो ठीक है, अगर नहीं होंगी तो अगेन मुझे डाउट होगा कि कोई ना कोई बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा कि दोज चार्ज गवर्नेंस डायरेक्टर्स जो हैं किस तरीके से ओवरसाइट करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को, मैनेजमेंट जो आइडेंटिफाई करती है फ्रॉड के रिस्क को, उसको रिस्पॉन्ड करती है, जो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, उसको असेस करने का। तो दोज चार्ज गवर्नेंस का काम है कि उसको मॉनिटर करे उस प्रोसेस को, तो वो किस तरीके से उसको मॉनिटर कर रही है, वो चीज़ मैं देखूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़े थे आइज़ा 315 के अंदर, कि यार मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूँ, बजट से कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ कि यार इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ कि यार कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया, कितना ज़्यादा से रेवेन्यू लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया, डिक्रीज़ आ गया। तो वहाँ मुझे डाउट हो जाता है कि यार ये वाला ज़्यादा रिस्क एरिया है, इधर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया तो क्यों आ गया, ठीक है। लेट से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अगर मुझे आइडेंटिफाई होते हैं, तो मुझे फ़ौरन उसको उधर फोकस करना है कि यार रिस्क तो है, क्या कहीं ये इधर फ्रॉड वाला रिस्क तो नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इधर कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, तो उधर मुझे अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, लेट से मैंने हाफ ईयरली ऑडिट करा, हाफ ईयरली ऑडिट में मुझे कुछ इवेंट्स आइडेंटिफाई होते हुए थे कि यार कुछ लोग फ्रॉड कर रहे थे, इन्वेंट्री की कुछ चोरी आती, तो वहाँ से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मुझे कंसीडर करनी है, ठीक है। इसके अलावा टीम मेंबर से रिलेटेड जो अभी हमने बात करी कि यार डिस्कशन वगैरह टीम मेंबर से करते हैं, सीनियर पार्टनर ने कोई इवेंट्स बताए या इंडस्ट्री से रिलेटेड उसने कुछ बताया कि यार इस टाइप की इंडस्ट्री में इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, तो वो उसको मैं कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखना ये है कि क्या कंपनी पे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं, क्या कंपनी के फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता क्या है फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता क्या है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, या तो देखें प्रेशर होगा, या तो कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सर प्रेशर किस चीज़ का हो सकता है कि यार मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, मार्जिन्स डिक्लाइन कर रहे हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, शेयर होल्डर्स को परफॉर्मेंस दिखानी है, आपकी शेयर प्राइस गिर जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने अपनी सेल्स को मैनिपुलेट करना शुरू करा, आपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना शुरू करा, तो आप मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल्स की। तो ये क्या है सर, प्रेशर में आप आ गए। या फिर आपको किसी बैंक से लोन लेना है, किसी बैंक से आपको लोन लेना है, ठीक है। तो अगेन बैंक वाला आपको ऐसे लोन नहीं देता, आपके फाइनेंशियल मांगता है, फाइनेंशियल सिचुएशन देखेगा कि यार आप कितने प्रॉफिट में है, क्या क्या आपकी इक्विटी चल रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं, उसके हिसाब से आपको लोन एलोकेट करता है, अदरवाइज वो आपको लोन नहीं देता। तो उस केस के अंदर भी आप अगेन प्रेशर में होते हैं, क्योंकि आपको लोन लेना है, कंपनी चलानी है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं फॉर द टाइम बिंग यार फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करके लोन ले लेता हूँ, बाद में सेट हो जाएगा मामला, ठीक है। तो उस वक्त भी आप प्रेशर में होते हैं। या फिर आपको इक्विटी फाइनेंसिंग लेनी है किसी शेयर होल्डर से, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दिखेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी अगेन प्रेशर में होंगे आप, ठीक है। या फिर कोई आपके पास इंसेंटिव हो, इंसेंटिव क्या सर, कि हो सकता है कि यार आपको बोला जाए कि यार अगर आप 100 मिलियन का टारगेट अचीव कर लेते हैं प्रॉफिट का, तो आपको हम बोनस देंगे, कंपनी आपको एक सिग्निफिकेंट बोनस देगी। तो आपके पास क्या है सर, इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव है, ठीक है। तो उस केस में भी आप क्या करेंगे सर, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है।
अपॉर्चुनिटी क्या होगी? सर अपॉर्चुनिटी ये होगी कि यार लेट्स से कि यार कंपनी में कंट्रोल्स ही नहीं है ना, कंट्रोल्स नहीं है, लेट्स से कोई गार्ड नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल्स नहीं है, कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाता है कि यार इसने चोरी करी है, वो करी, तो उस पर कोई एक्शन लेने वाला कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। हायरार्कीज डिफाइंड नहीं है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड नहीं है, तो उधर कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। तो उधर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यार मैं क्या करूं, कि यार मैं कर लेता हूं चोरी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल्स नहीं है, कोई अगर पकड़ा भी गया तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है इस केस के अंदर। एटीट्यूड क्या है? सर लेट्स से यार मैं देख रहा हूँ कि यार कंपनी ने जो है कंपनी का मैंने देखा कि यार कंपनी जो है मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रही है, मेरी सैलरी कम है, ये कम है। तो मैंने देखा कंपनी मुझे लेट सीटिंग भी करवा रही है, बेनिफिट भी नहीं दे रही। तो अब मेरा एटीट्यूड ये है कि यार कंपनी वैसे ही मेरे से इतना काम ले रही है, तो खैर हो गई अगर मैं कंपनी की कोई एसेट चुरा लेता हूँ। लेट्स से नॉर्मली होता है ना कि आप देखते होंगे कि यार अक्सर ट्रेनीज जो हैं जाते हैं क्लाइंट वगैरह पर, तो उनको स्टेशनरी मिलती है, ठीक है, स्टेशनरी वगैरह मिलती है, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि ले जाते हैं अपने बैग में कि यार चलो यार काम आएगा, मैं अपने उसमें यूज़ कर लेता हूँ। तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, हालांकि वो क्लाइंट को के ऊपर यूज़ करने के लिए आपको स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपके एटीट्यूड का इश्यू होता है कि यार आप समझते हैं यार वैसे ही इतना ज़्यादा काम ले रही है तो खैर हो गई, यूज़ कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो वो अपना हक समझ के उसको करते हैं, ठीक है। फ्रॉड अपना हक समझ के करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है कि क्या कोई ऐसा मसला, ऐसा फैक्टर तो नहीं है। अगर ऐसा फैक्टर है तो हो सकता है कि फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि यार फ्रॉड रिस्क फैक्टर होगा तो फ्रॉड भी हो सकता है। अगर कंपनी को फाइनेंसिंग चाहिए तो ज़रूरी है कि कंपनी ने फ्रॉड करा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस होंगे, रिस्क बढ़ जाएगा कि यार हो सकता है कि फ्रॉड इन्वॉल्व हो, कंपनी ने फ्रॉड करा हो, ठीक है। रिस्क है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें क्या चीज़ें करनी है सर, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए क्या प्रोसीजर्स करने हैं? सर सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड आपकी नॉलेज में है। फिर दोस्त चार्जेस गवर्नेंस से पूछना है। फिर मैनेजमेंट से ये भी पूछना है कि यार मैनेजमेंट ये बताओ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को फ्रॉड से रिलेटेड, क्या आपका प्रोसेस है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी तो क्या आपने क्या दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को बताया, ठीक है, वो आपने पूछना है, ठीक है। आपने एम्प्लॉयज़ को कोई बातें बताई कि भाई फ्रॉड अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, उनको किस तरीके से एथिकल बिहेवियर कंडक्ट करना है, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है आपकी, वो आपने पूछना है, ठीक है। दो चार्जेस गवर्नेंस से पूछना है कि यार जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है फ्रॉड रिस्क को और असेस करती है, आप उसको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, वो आपने पूछना है। फिर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर जो कि आइज़ा 315 के हिसाब से आप करते भी हैं कि यार प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू करते हैं। शुरू में आपने प्लानिंग फेज के अंदर देखा होगा, एक वर्किंग पेपर होगा आपका प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो उसमें आप यही कर रहे होते हैं कि यार आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल को लास्ट ईयर से कंपेयर करते देखते हैं कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया, रेशियोज़ में क्या इंक्रीज़ आया। तो वो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और अदर इन्फॉर्मेशन किसी और इंगेजमेंट से या फिर कोई टीम मेंबर्स की डिस्कशन आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो वो आपने कंसीडर करनी है। इसके अलावा ये भी देखना है कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो इधर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो मतलब इधर फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि यार जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते थे तो हमारा दूसरा काम क्या होता था। आयदा 315 में आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम डिटरमिन करते थे क्या ये रिस्क अजर्शन लेवल का है, ठीक है, क्या ये रिस्क एफएस लेवल का है, ठीक है। हम ये डिटरमिन करते थे, पहला काम तो ये होता था। दूसरा काम ये होता था कि किस अकाउंट बैलेंस या फिर ट्रांजैक्शन से ये पर्टेन करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपकॉट डी, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अजर सबसे पहला काम होता था कि अजर्शन लेवल का रिस्क है या एफएस लेवल का रिस्क है। दूसरा काम ये होता था कि अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड किस अकाउंट बैलेंस से, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, क्या ये अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से है, क्या ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, क्या ये अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड है, क्या ये कैश एंड बैंक से रिलेटेड है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, अदर्शन लेवल का रिस्क है तो अदर्शन कौन सी अदर्शन का रिस्क है, क्या कट ऑफ की अदर्शन का रिस्क है, कंप्लीटनेस की अदर्शन का रिस्क है, वो आइडेंटिफाई करते थे। तीसरा काम ये करते थे कि क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये हम देखते थे। ठीक है, ये सारी बातें याद आ रही हैं, ये सारी चीज़ें करते थे। अब आइजर 240 ने एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, और ये वाला वर्किंग पेपर आपको अपने प्लानिंग डॉक्यूमेंट में मिलेगा भी, जहाँ सारे हेड्स आ रहे होंगे, उसके आगे अमाउंट आ रही होगी, अमाउंट के आगे ये कॉलम्स बने हुए होंगे कि भाई अदर्शंस लेवल का या एफएस लेवल का, अदर्शन है तो कौन से अदर्शन का रिस्क है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। अकाउंट बैलेंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक और कॉलम होगा जिसमें यस नो का ऑप्शन होगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क यस या फिर नो। ठीक है, वो चीज़ एक और इस आइज़र ने रिक्वायरमेंट ऐड कर दी कि ये भी आइडेंटिफाई करो कि क्या ये फ्रॉड रिस्क इस इधर इन्वॉल्व है या नहीं है। उसके आगे मतलब एक और कॉलम हो, फ्रॉड रिस्क यस और नो। ठीक है, एक और रिक्वायरमेंट ये भी आपने डिटरमिन करना है क्या ये फ्रॉड रिस्क है या नहीं। आपने ये तो डिसाइड कर लिया क्या एफएस लेवल है या दर्शन लेवल है, क्या ये फ्रॉड रिस्क है या नहीं है इधर, ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो एक नई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी आइदर 240 ने। ठीक है, दूसरी चीज़ आइदर 240 ये कहता है कि भाई रेवेन्यू पर हमेशा क्या होगा सर, फ्रॉड रिस्क मौजूद होगा, ये प्रिजम्पशन है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये करती हैं कि यार जब भी प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज करने होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन सबसे अच्छा होता है कि यार हम रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, हम बोले कि यार हमारे पास ऑर्डर्स वगैरह आ गए थे, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। एक्सपेंसेस को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर नहीं सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस को आप हाइड नहीं कर सकते। लेट से अगर 5 लाख का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि यार 1 लाख का बिल आ गया। ठीक है, वो मैं कह नहीं सकता, वो जस्टिफाई नहीं होगा किसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपकी कोई मशीनरी सेल आउट नहीं हुई। ठीक है, उतनी मशीनरीज पड़ी हुई हैं, वही कंज्यूम हो रही हैं। ठीक है, 5 मशीनरीज हैं तो 5 मशीनरी के हिसाब से बिल आएगा आपका। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एक मशीन के हिसाब से आपका बिल आने लग जाए 1 लाख रुपए सडनली। ठीक है, तो वो चीज़ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट लग रही है तो वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो उधर एक्सपेंसेस को कम करना मुश्किल होता है कि आप क्या करते हैं कि रेवेन्यू को बढ़ा देते हैं। रेवेन्यू को बढ़ाने में जस्टिफिकेशन क्या देनी है, आपने बोलना है कि भाई मेरे पास ऑर्डर आ गए थे, कस्टमर डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब कस्टमर डिमांड को इंक्रीज आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, आप मार्केट सिचुएशन देख लेंगे। ठीक है, वहाँ से आप देखेंगे अगर मार्केट की सिचुएशन ठीक चल रही है, कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है, तो आप भी यकीन कर लेंगे हाँ यार कस्टमर की डिमांड बढ़ गई होगी। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू कर लिया। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा उसके पास चांसेस होते हैं कि वो रेवेन्यू में मैनिपुलेशन करे। तो वो प्रिजम्पशन आइदर 240 कहता है कि भाई ये प्रिजम्पशन है कि भाई रेवेन्यू के अंदर फ्रॉड का रिस्क होगा। और फ्रॉड का रिस्क जो जहाँ होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। चाहे कोई भी एरिया में अगर आप डिटरमिन करते हो ये फ्रॉड रिस्क है, तो वो लाजमी सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। तो फ्रॉड रिस्क जहाँ जहाँ आपको मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मिल रहा है, चाहे आपको इंटेंजिबल एसेट में मिल रहा है, अगर आपने फ्रॉड के रिस्क को यस कर दिया तो मतलब वो सिग्निफिकेंट रिस्क भी यस होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर जो फ्रॉड रिस्क को आपने यस करा कि यार इस पर्टिकुलर हेड के अंदर फ्रॉड का रिस्क है, तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क भी होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी इंगेजमेंट पर कि यार यहाँ जो है रेवेन्यू पर फ्रॉड रिस्क नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत सिंपल है सर, वो कौन सा केस हो सकता है। लेट्स से आप जाते हैं जिम खाना। ठीक है, जिम खाना जाते हैं या फिर कराची क्लब जाते हैं या इस टाइप की कोई भी एंटिटी में आप जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि यार नॉर्मल जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स एक क्लब को चला रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपये मेंबरशिप मंथली की फ़ी है। ठीक है, उसको चलाने के लिए। ठीक है, 1000 रुपये। अब सिंपल है, रेवेन्यू की कैलकुलेशन क्या होगी सर, 100 लोग हैं, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो लाख रुपए बन गया महीने का। और महीने को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो 12 लाख बन गए। सही है, ये बात समझ में आ रही है। तो
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखें आपने क्या करा कि यार इधर कोई रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इधर कोई रेवेन्यू में फ्रॉड के चांसेस भी नहीं हो सकते, वो 12 से 13 लाख कर भी नहीं सकते, उधर चांसेस ही नहीं है फ्रॉड करने के, ठीक है। उधर चांसेस किधर होंगे, उधर केस क्या होगा, उधर एक्सपेंसेस को छुपाने के चांसेस होंगे, ठीक है। उधर रेवेन्यू पे वो नहीं कर सकते, रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि यार हमारे क्या हुआ कि सडनली हमारे पास है ना क्या बोलते हैं 100 से 200 मेंबर्स, ठीक है 100 से 200 मेंबर्स होंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेंबरशिप डॉक्यूमेंट होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, तो इतना आसान नहीं होगा वहाँ मैनिपुलेशन करना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो वहाँ आप कह सकते हैं कि यार प्रिजम्पशन ये वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो आप क्या करेंगे सर, डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यार आपने आपको अगर आपने ये बात आपके दिमाग में अगर किसी ने डाल दी है कि यार रेवेन्यू पर फ्रॉड रिस्क होगा और वो सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहली बात, रेवेन्यू पर हमेशा हम सिग्निफिकेंट रिस्क रखते हैं करेंस पर, वो क्यों रखते हैं सर, आइदर 240 की वजह से, क्योंकि वहाँ फ्रॉड रिस्क हम कहते हैं प्रिजम्पशन है, ठीक है। फ्रॉड रिस्क जहाँ होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। तो मतलब सर ऐसा हो सकता है ना कि हम सिग्निफिकेंट रिस्क किसी क्लाइंट पर अगर हमें लगता है कि यार इस रेवेन्यू पर फ्रॉड रिस्क नहीं होगा, सर फ्रॉड रिस्क नहीं होगा तो मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर लेना कि भाई प्रिजम्पशन ये वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोई कंट्रोल्स हैं फ्रॉड से रिलेटेड, फ्रॉड को डिटेक्ट करने से रिलेटेड मैनेजमेंट ने कोई इंप्लीमेंट करे हुए, उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि यार रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या था, हमने पढ़ा इंक्वायरी, दो चार्ज गवर्नेंस इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर देख लेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। इधर हमने क्या बात करी कि यार अगर कोई फ्रॉड रिस्क अगर अगर सबसे हम आइधर 315 में देखते थे कि आदर्शन लेवल का रिस्क है, एफएस लेवल का रिस्क है, सिग्निफिकेंट है नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते थे। तो इधर एक और रिक्वायरमेंट ऐड हो गई कि हमें ये भी देखना है कि फ्रॉड रिस्क है या नहीं है, ठीक है। क्या वो एफएस लेवल का रिस्क है, क्या आदर्शन लेवल का रिस्क है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। एक और बात हमने पढ़ी कि यार प्रिजम्पशन क्या है आइदर 240 की, कि भाई रेवेन्यू पर हमेशा फ्रॉड रिस्क होता है और फ्रॉड रिस्क जहाँ होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने पढ़ा कि कुछ इंगेजमेंट पे ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड रिस्क ना हो रेवेन्यू पर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि इधर प्रिजम्पशन वैलिड नहीं है, उसका रीज़न लिख देंगे, ठीक है। हमने एक और बात पढ़ी कि अगर कोई कंट्रोल्स फ्रॉड रिस्क से रिलेटेड कोई कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे हुए क्लाइंट ने, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है कि यार अगर हमें रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार फ्रॉड रिस्क है, और मैं कहता हूँ कि यार वो एफएस लेवल का रिस्क है, अगर वो एफएस लेवल का रिस्क है तो सर मैं उसको किस तरीके से एड्रेस करूँगा एफएस लेवल के रिस्क को, ठीक है। एफएस लेवल का रिस्क सर कैसे हो सकता है, सर लेट से कंपनी के ऊपर प्रेशर है, कंपनी के ऊपर प्रेशर है, उसको इक्विटी फाइन उसको लोन लेना है बैंक से, ठीक है। बैंक से लोन लेना है तो मतलब हो सकता है वो किसी तरीके से फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करेगी, एसेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। वो क्या करेंगे कि यार अपने पीएनएल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है रेवेन्यू को बढ़ा दें, एक्सपेंसेस को कम करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे एफएस लेवल पर आपका रिस्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें समझना ये है कि अगर तो एफएस लेवल का रिस्क होता है और फ्रॉड का रिस्क है, तो किस किस तरीके से उसको डील करेंगे। अब देखिए, कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर देखिए आपको आपके पास रिस्क का क्वेश्चन आता है और उसमें फ्रॉड का रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या प्रोसीजर लिखेंगे कि यार मुझे टीम जो है अपनी स्पेशलाइज टीम भेजनी होगी। ये नहीं कि यार मैं जूनियर्स लोगों को लेके चले जाऊँ और जूनियर्स लोगों को बोलूँ उस जगह पर कि भाई आप लोग ऑडिट करें, जहाँ मुझे एफएस लेवल का रिस्क है ना यार, इधर फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं और एफएस लेवल का रिस्क है, तो मुझे ओवरऑल टीम अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छी टीम होगी तो वो अच्छा ऑडिट करेगी, उनके पास एक्सपीरियंस्ड होगा, वो डिटेक्ट कर सकेगी फ्रॉड को, वरना आप जूनियर लेके चले जाएंगे, उन बेचारों को नॉलेज नहीं होगी तो वो चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होगी चीज़ों को, फ्रॉड लेवल के रिस्क को कैटर करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, सबसे ज़्यादा एक फ्रॉड का चांसेस होते हैं एफएस को मैनिपुलेट करने के, ऐसे एरिया को टारगेट करा जाए जो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। जो सब्जेक्टिव हो, जिधर है ना डिबेट डिबेट चले कि यार ये चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड के। कंपनी मैनिपुलेट करती है उन सब्जेक्टिव मेजरमेंट को कि यार किसी ना किसी तरीके से हम उसको मैनिपुलेट कर दें, अपने फेवर में चीज़ें कर दें, ठीक है।
कैसी सर? हम उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल। अब ईसीएल के अंदर देखें इतनी सारी चीज़ें हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट रेट है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट रेट की जो सारी वर्किंग होती है, जो बेस्ड होता है हिस्टोरिकल सारी चीज़ें उसको कैलकुलेट करना। एक तो डिफ़ॉल्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर जो कैलकुलेट होता है उस वो किस बेसिस पर हो रहा होता है सर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर कैलकुलेट होता है। अब उसके अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं कि यार ये वाला रेट लेना है नहीं लेना, ये वाले रेट का क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, तो वो उस तरीके से सब्जेक्टिव है, ठीक है। तब उसमें डिबेट आ जाती है कि यार ऑडिटर कह रहा है कि लेट्स से फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर में आप इन्फ्लेशन रेट देखें, ठीक है। अब वो देख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो दो तीन फैक्टर्स का भी बहुत दफ़ा मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब वो सब्जेक्टिव बात आ जाएगी कि यार ये ले या नहीं ले, डिफ़ॉल्ट रेट क्या होना चाहिए। आपका ओपिनियन ये कि डिफ़ॉल्ट रेट लेट से 15% हो, आपके हिसाब से वो कह रहे हैं 10%। तो इधर एक अल्टीमेटली एक मसला आ गया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ सर, फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए ये लोग। अब फेयर वैल्यू में आपके लिए डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा फेयर वैल्यू क्या होगी। अब वो कह रहे हैं भाई 100 मिलियन की फेयर वैल्यू है, ठीक है। आप कह रहे हैं आपके हिसाब से 70 मिलियन है, ठीक है। अब वो चीज़ें पे डिबेट आ जाएगी। जैसे लेट से अगर आप अपने घर को आज सेल करने के लिए निकालें, ठीक है। तो आपका ओपिनियन होगा कि यार मुझे मार्केट में इतने पैसे मिल जाएंगे, लेट से 2 करोड़ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 करोड़ क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। कुछ ब्रोकर बोलेंगे कि यार 1.5 करोड़ मिलेंगे, कुछ बोलेंगे हाँ यार 2.5 करोड़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें डिबेट आ जाएगी। आप कहोगे कि यार 3 करोड़ मेरे घर की डिमांड है, तो डिबेटिव है ये, ठीक है। इसमें कोई कंफर्म आप नहीं कह सकते कि यार यही कोई शेयर प्राइस नहीं है कि यार इसकी ये मार्केट रेट चल रहा है और इसी में ही सेल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब अगेन ये डिबेटिव होगा, ठीक है। तो उन एरिया पे वो कोशिश करते हैं कि यार उन एरिया को हम लोग यूज़ करें जहाँ डिबेटिव हो, वो ऑडिटर उसको पकड़ ना सके, ठीक है। तो वो आपने अच्छे से एवेल्युएट करना है, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ सब्जेक्टिव मेजरमेंट इन्वॉल्व है, तो उन एरिया को आपने ज़्यादा देखना है, ठीक है। लेट्स से फेयर वैल्यू वाला एलिमेंट होगा तो उधर ज़्यादा चांसेस है कि वो ऐसी जगह पे फ्रॉड कर रहे हों, वो अपने एसेट की फेयर वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, एसेट की फेयर वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज़ सर, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो लेट्स से अगर कोई सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू की अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका जो गेन लॉस होता है वो पीएनएल में जा रहा होता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी क्या होगा सर, उस केस के अंदर भी सर पीएनएल में अगर गेन लॉस जाएगा तो अगेन आपकी जो पीएनएल पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, प्रॉफिट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपने कंसीडर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ incorporate the element of unpredictability in selection of nature, timing and extent of audit procedure। सर इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। लेट से देखें, आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, वहाँ जो सीएफओ पोजीशन पे कोई बंदा बैठा हुआ है या फिर कोई सीनियर मैनेजर पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है, तो वो देखें वो कोई बंदा कोई ऐसा नहीं होगा कोई बीकॉम पास होगा या फिर इस टाइप का बंदा होगा। वो या तो सीए क्वालिफाइड होगा या फिर वो एसीसी क्वालिफाइड होगा, ठीक है। अच्छा, सीए या एसीसी क्वालिफाइड होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसने आर्टिकलशिप ऑडिट के अंदर करी भी होगी, ठीक है। जब आर्टिकलशिप ऑडिट के अंदर करी हुई होगी तो उसको सारी चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड पता होंगी कि यार आप क्या करते हैं, एक मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं। मटीरियलिटी कैलकुलेट करके आप क्या करते हैं सर, रेवेन्यू को टेस्ट करते हैं। रेवेन्यू को टेस्ट करेंगे तो आप क्या करते हैं सर, मॉनेटरी सैम्पलिंग लगाते हैं। मॉनेटरी सैम्पलिंग क्या होती है सर, आप क्या क्या करते हैं, जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। आप मॉनेटरी सैम्पलिंग लगाते हैं, ठीक है। तो अब उनको पता होता है कि यार जो हाई वैल्यू चीज़ें होंगी, इससे ऊपर होंगी, वो आएंगी सैंपल के अंदर, और जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो मटीरियलिटी से कम होंगी उनके चांसेस कम होंगे और वो शायद आए ना, ठीक है। वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार लेट्स से कन्फर्मेशन आप भेजते हैं। अब उनको पता है कि यार आप कन्फर्मेशन भेजेंगे तो कन्फर्मेशन में आप क्या पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस पूछेंगे, ठीक है। अब उन्होंने बैलेंस के लिए पूरी तैयारी करके रखी हुई होगी कि यार बैलेंस पूछेंगे, ठीक है, इतना बैलेंस करना है, ये सारी चीज़, ठीक है। वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। तो अब उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी।
लेट्स से कोई डायरेक्टर का एक्सपेंस लेट्स से है 10 मिलियन का, ठीक है। और आपकी जो मटीरियलिटी आपकी है लेट्स से, अभी मैं एक ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ, हम मटीरियलिटी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, मैं एक ऊपर ऊपर से बातें कर रहा हूँ। लेट्स से वो 7 मिलियन है, ठीक है। अब आपको पता है कि डायरेक्टर एक्सपेंस अगर 10 मिलियन का है और डायरेक्टर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। अब उनको पता है कि यार लेट्स से उन्होंने क्या करा, इसको किसी ना किसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस शो कर दिया, इनवॉइस वगैरह बना के कंपनी एक्सपेंस शो कर दिया, ठीक है। अब 10 मिलियन का एक्सपेंस है, इन्होंने बोला कि यार 10 मिलियन का एक्सपेंस अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये फ़ौरन नज़र में आ जाएगा और सैंपल में उठ जाएगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देनी पड़ेगी, ये सारे मसले होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसको पीसीस में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया कि यार इसको लेट से रिकॉर्ड कर दिया 2-2 लाख के, तकरीबन 2-2 लाख के एक्सपेंसेस में ब्रेक कर दिए, 2-2 लाख की ट्रांजेक्शन बना दी, कोई 1.5 लाख की कर दी, कोई 190 की कर दी, कोई 180 की कर दी। तो इसको पीसेस में ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक कर दिया तब उसको पता है कि यार ये वाली चीज़ें सैंपल में उठना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर क्या करेगा इसमें, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या वो करेगा, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर ने लेट से बोला कि यार इस बार मैं मॉनेटरी सैम्पलिंग नहीं करूँगा, मैं करूँगा रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग ये नहीं देखता कि अमाउंट क्या है, वो सिंपली ये देखता है कोई भी नंबर उठा लेगा, कोई भी नंबर उठा लेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि यार हाई वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है, वो ये नहीं देखेगा, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी उठ जाएंगे, तो उसमें चांसेस है कि यार आपकी जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन 2-2 लाख वाली है वो भी उठ जाए, ठीक है। तो वहाँ से आप डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब होगी तो वो उनको पता नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, रिसीवेबल पे उनको पता था कि यार कंफर्मेशन भेजनी है, तो लेट से इस बार आपने क्या करा, इस बार आपने कंफर्मेशन में बैलेंस की जगह आपने बोला कि यार मुझे बैलेंस के साथ साथ मुझे टर्म्स भी बताओ, ठीक है, मुझे डिलीवरी डेट भी बताओ, मुझे राइट ऑफ रिटर्न भी बताओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि यार ऑडिटर जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, मतलब फाइनल ऑडिट के फेस के अंदर वो करता है, जिसको हम कहते हैं आफ्टर एट और आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। अच्छा, और वो भी इसीलिए उनको पता होता है कि यार वो बाद में ही करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहले नहीं करते क्योंकि जब तक नंबर्स वगैरह क्लोज नहीं होते। लेकिन इस बार अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑडिटर ने क्या करी, उन्होंने बोला कि यार हम चीज़ें पहले से प्रिपेयर करेंगे, सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको मैनिपुलेट करके सारी चीज़ें उनके लिए कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस बार ऑडिटर ने आया और ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर आके बैठा, ऑडिटर ने इंटरिम फेज के अंदर ही पहले से रिपोर्टिंग डेट से पहले ही वो आके बैठ गया और बोला कि यार आप हमें रिकॉर्ड्स वगैरह देखो, हम अभी से चेकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसने पहले से चीज़ें मांगना शुरू कर दी, तो अब वो पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें भी बनाई नहीं थी, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी। ये बात क्लियर है। अच्छा, 30 जून पे लेट से यार आपका ईयर एंड आता है, ऑडिटर को पता है कि यार 30 जून पे आप ऑडिट करने जाते हैं, इन्वेंट्री सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके लिए पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि यार इन्वेंट्री का ऑडिट करने आएंगे तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट करके इस तरीके से मैनिपुलेट करके रख देनी है ताकि सब चीज़ें सही लगें, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आप सडनली चले गए, आपने बोला कि यार मैं सरप्राइज इन्वेंट्री काउंट पे चला गया, मैंने चीज़ें एग्जिस्टेंस वगैरह चेक करने चला गया, मैं लेट से 5 दिन पहले चला गया, ठीक है, मैंने देख वहाँ की सिचुएशन देखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा सर, उनके लिए सरप्राइजिंग हो जाएगा, आपने क्या करा, चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर आप एक साथ एक ही वक्त में सारी जगह इन्वेंट्री काउंट करने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है सर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना, कोई चीज़ ऐसी करना जो कि प्रिडिक्टेबल ना हो, नॉर्मली हम ये चीज़ें ना करते हों, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा हम कर लें कि वो अगर कोई ऐसे फ्रॉड होंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे उसके थ्रू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि यार हमें पहला काम क्या करना है, एफएस लेवल का रिस्क होगा तो टीम अच्छी भेजनी है, ठीक है। दूसरा काम, जो सब्जेक्टिव एरियाज होंगे जिसमें सब्जेक्टिव मेजरमेंट इन्वॉल्व होगी, जैसे फेयर वैल्यू होती है, ईसीएल वाला एरिया है, तो उस टाइप की जगह पे हमें ज़्यादा चीज़ें गौर से देखनी है, ठीक है। तीसरी चीज़, हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखनी है कि यार कि ऐसे प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करें, उसकी टाइमिंग चेंज कर दें, उसके नेचर चेंज कर दें, एक्सटेंट चेंज कर दें और उसको हम परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि यार मॉनिटरी सैम्पलिंग की जगह आपने रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर ली, कन्फर्मेशन बैलेंस के साथ साथ आपने ट्रम्स, डिलीवरी डेट, ये सारी चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट कर दी, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। अदर्शन लेवल का अगर रिस्क है तो सेम आपने वही काम करना है, आपने प्रोसीजर्स की टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट चेंज कर देनी है, वही काम है, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला काम आपने करना है। ओवरऑल एफएस का रिस्क होगा तो दो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ तो आपने एफएस लेवल पे भी करनी है, ठीक है, और अदर्शन लेवल पे भी यही चीज़ करनी है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एफएस लेवल पे ये दोनों चीज़ें लाजमी करनी है, अच्छी टीम भेजनी है और सब्जेक्टिव मेजरमेंट वाले जो एरियाज होंगे उसको देखना है, ठीक है। अगर अजर्शन लेवल का आपको पता है कि इस हेड से पर्टेन करता है, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मसला है या फिर इन्वेंट्री में फ्रॉड का मसला है, तो वहाँ आपने अगेन यही सारे काम करने के यार आपने प्रोसीजर की टाइमिंग चेंज कर दी नहीं, और वही सारी एग्जांपल्स हैं। लेट्स आपने सस्टेंटिव प्रोसीजर इंटरिम डेट पे कर दिए, कंफर्मेशन भेज दी, आपने उस एरिया को आपने लेट्स से 100% टेस्टिंग कर ली, ठीक है, अनअनाउंस्ड इन्वेंट्री काउंट कर लिया, ठीक है, तो वही सारी बातें हैं। तो या तो फ्रॉड का रिस्क एफएस लेवल पर होगा या फिर अदर्शन लेवल पर होगा, दोनों में काम सेम करने की प्रोसीजर्स को चेंज कर देने, प्रोसीजर्स की टाइमिंग, नेचर, एक्सटेंट चेंज कर देनी है। एफएस लेवल का होगा तो हमें टीम अच्छी भेजनी पड़ेगी और जो सब्जेक्टिव मेजरमेंट वाले एरियाज होंगे उनको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और रिस्क होता है हमारे पास, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, देखिए अगर एक और ये मैनेजमेंट क्या कर सकती है सर, मैनेजमेंट हमने शुरू में ये चीज़ पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इस पोजीशन में होती है कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे। जब मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगी तो वहाँ फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट ओवरराइड करना भी क्या है सर, वो भी एक वहाँ फ्रॉड का रिस्क है, और वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। जहाँ जहाँ फ्रॉड रिस्क होगा तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा सर। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, उसको हम ज़रा डिटेल में जाके देखते हैं। सर हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि यार नॉर्मली क्या होता है कि हम जनरल जेई टेस्टिंग करते हैं। जेई टेस्टिंग आपने सुना होगा, अगर आप ऑडिट में हैं, अगर अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपने क्लाइंट पर देखा होगा जेई टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि यार जो बच्चे जो हैं पूरा ऑडिट करने के बाद ये जेई टेस्टिंग करते हैं, जबकि ये करना चाहिए शुरू में, ठीक है। जेई टेस्टिंग शुरू में करनी चाहिए, ये शुरू का पार्ट है, ठीक है, एंड का पार्ट नहीं। अक्सर लोग एंड में इसको कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कि यार आप किसी भी क्लाइंट पर हैं, जेई टेस्टिंग करें, ठीक है, ये शुरू में आपने करना है। जेई टेस्टिंग, सर जेई टेस्टिंग कैसे करेंगे सर, उसमें हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपने जनरल एंट्रीज़ को टेस्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम आके देखेंगे। पूरा ये एक चार्ट बना हुआ है जो इजीली आपको चीज़ें कैटर हो जाएंगी। अगर आप आइज़ा में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। ये एक चार्ट में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एक सिंगल पेज में, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखना है कि यार जहाँ जहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेशन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यार लाइबिलिटी प्रोविज़न रिकॉर्ड करने के अंदर एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। कोई प्रोविज़न रिकॉर्ड करें, ईसीएल की कैलकुलेशन करें, वहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करें, वहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ जहाँ जहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, या फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, वहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। तो जहाँ जहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व है वहाँ जजमेंट एंड डिसीजंस को देखने क्या वो रीज़नेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन होती है, लेट से नॉर्मली आप 100 रुपये की चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, सडनली या तो 1000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन करी, अपनी प्रोडक्ट को 1000 की सेल करी, या फिर 2 रुपये की सेल करी, तो इधर भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आपको डाउट हो जाएगा। या फिर आपने फ्री की कोई चीज़ सेल कर दी, तो ये भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी ऐसी एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हैं जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो वो भी आपने फ़ौरन उस पे भी इशू रेज करना है, ठीक है। तो और क्यों आपने करा, उसका बिजनेस रैशनल क्या था, तो वो आपने पूछना है, ठीक है। तो वो आपने समझना है, क्योंकि इन एरियाज़ पर, क्योंकि देखें एस्टिमेशन करना, एस्टिमेशन पे ज़्यादातर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। वो डायरेक्टली एस्टिमेशन को जूनियर बंदा नहीं करके दे सकता, उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जब जाके वो नंबर लॉक होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसमें जजमेंट डिसीजंस क्या हैं उनके, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एस्टिमेशन को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, वो भी कोई एम्प्लॉय नहीं करता, उसमें भी मैनेजमेंट अप्रूव करती है, जब जाके आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ में सबसे पहले देखें, जनरल एंट्रीज़ में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यार किस तरीके से हमें पूछना है कि यार
जनरल एंट्रीज में सबसे पहले इंक्वायरी करनी है कोई अनयूजुअल एक्टिविटी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में लोग हैं। लोग कौन होते हैं सर? कोई क्लर्क होगा, ठीक है, बुक कीपर होगा, ठीक है, बुक कीपर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, ठीक है, कोई फाइनेंस मैनेजर होगा। तो उनसे हमें इंक्वायरी करनी है कि यार आपकी नज़र में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो आपने नहीं देखी जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग में और इस टाइप की चीज़ों में, ठीक है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो वो आपने नोटिस करने ली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने ये वो ट्रांज़ैक्शन जनरल एंट्री ट्रांज़ैक्शन वो सेलेक्ट करनी है जो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड रिकॉर्ड हुई है। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड सर, नॉर्मली क्या होता है कि यार कंपनी क्या करती है, कंपनी ये करती है कि यार साल के आखिर में आखिरी महीना होता है, अब उनको रेवेन्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ करने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आखिरी महीनों में बोलते हैं कि भाई हमारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए आखिरी महीने में। आखिरी महीने में एंट्री मारेगी रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। ये वो एंट्री रिकॉर्ड करते थे आखिरी महीने के अंदर अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। बाद में क्या करेंगे सर, जून में ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, जुलाई अगस्त में जाके वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार वो ऑर्डर तो हमारा कैंसिल हो गया, या फिर लेट्स से कि यार वो रिटर्न हो गया, ठीक है, रिटर्न वगैरह हो गया, इस टाइप की कुछ क्लेम आपको देंगे और वो बोलेंगे कि यार ये ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गई। तो उसको क्या करेंगे सर, क्रेडिट एंट्री मार देंगे। रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री वो लोग रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली वो एक फिक्टिशियस एंट्री थी, ये वाली फिक्टिशियस एंट्री थी, ये कोई जेन्युइन एंट्री नहीं थी, कोई सेल्स ही नहीं हुई थी इन सब्सटेंस के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉर द टाइमिंग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया और बाद में उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया सेल्स रिटर्न कैलकुलेट करके। तो नॉर्मली ये होता है कि ये ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये लोग कर सकते हैं, शुरू में नहीं करते, क्योंकि शुरू में फिर आप सवाल करेंगे कि अभी तक पैसे क्यों नहीं आए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि यार अभी तक कैश क्यों नहीं आया, इसके अगेंस्ट अभी तक कैश क्यों रिसीव नहीं हुआ, वो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो आप बोलेंगे ठीक है, अभी अभी तो हुई है, 30 60 दिन की साइकिल होगी जब जाके पैसे आएंगे, तो आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड वाली ट्रांजेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखनी है कोई और ट्रांजेक्शन, तो मुझे टेस्ट नहीं करनी, कोई और ट्रांजेक्शन कौन सी जो ड्यूरिंग द पीरियड हुई हो। अब वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपने सबसे पहले तो देखना है कि यार कंपनी के अंदर जनरल एंट्री जब रिकॉर्ड होती है तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं जनरल एंट्रीज पर। कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं जनरल एंट्रीज पर? सर कोई ऐसा तो नहीं कि बुक कीपर को अलाउ है कि यार वो एंट्री एडिट कर ले, अगर वो उसके पास एडिट का राइट है तो मतलब उधर कंट्रोल्स की वीकनेस है। हर किसी के पास एडिट का राइट नहीं होना चाहिए, डिलीट का राइट हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। खास तौर पर बैक डेटेड एंट्री का अलाउ नहीं होनी चाहिए कि बैक डेटेड एंट्री आप कर सकें, जो करंट डेट हो उसी पर एंट्री हो। बैक डेटेड एंट्री सिर्फ अगर कोई करनी भी है तो वो सिर्फ राइट किसके पास हो, किसी सीनियर मेंबर के पास राइट होना चाहिए और किसी के पास राइट नहीं हो, ठीक है। आपने ये भी असेस करना है कि फ्रॉड का रिस्क कितना है, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपने देखनी है कि मैनुअल में है ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे कि इधर मैनुअल इंटरवेंशन हो और उसमें मैनिपुलेशन करी जाए। तो जब ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे सैप होता है तो सैप में साइकिल इस तरीके से चल रही होती है, रेवेन्यू ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता डायरेक्ट जेई से। उसमें ये होता है कि यार एक बंदा पहले सेल्स ऑर्डर बनाएगा, सेल्स ऑर्डर के बाद एक डिलीवरी ऑर्डर बनेगा, डिलीवरी ऑर्डर के बाद इन्वॉइस, और फिर जाके एक सेल्स आपकी रिकॉर्डिंग पे में आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली आपकी सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एविडेंस, नेचर ऑफ एविडेंस क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमें देखना ये है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जनरल एंट्रीज में फ्रॉडुलेंट कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रही है जनरल एंट्रीज के अंदर। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉड की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देख लेते हैं। या तो उसमें ऐसा होगा कि यार कोई और बंदा, जो नॉर्मली एक बंदा बनाता है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मिस्टर ए बी सी नॉर बुक कीपर है जो कि डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। लेकिन हुआ क्या कि यार मिस्टर
एक्स ने एक दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, अब वो मिस्टर एक्स क्यों रिकॉर्ड करी, अगेन सवाल क्रिएट हो जाएगा, कहीं मिस्टर एक्स ने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं करी जो मिस्टर एबीसी को बताया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉड का रिस्क राइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप जेई टेस्टिंग करते हैं, आप यही तो देखते हैं कि प्रिपेयर कौन है, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको, चीज़ें याद आ रही होंगी जेई टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी में कंसिस्टिंग राउंड नंबर्स आ रहे होते हैं, राउंड नंबर्स आते हैं तो उसमें भी डाउट हो जाता है। लेट्स से कि यार 45,000, ठीक है, 3 0 आ रहे हैं, फिर इसके बाद अगेन 50,000, तो एक ही राउंड नंबर्स में चीज़ें आ रही है, तो अगेन उसमें भी आपको डाउट हो जाता है कि नंबर डिफरेंट क्यों नहीं हो रहा। मतलब अगर एक्सपेंस होता है, बाज़ औक़ात होती है भाई 2600, 560, इस तरीके का नंबर हो कुछ, ठीक है। तो राउंड नंबर में भी चीज़ें आती हैं तो उसमें भी आपको डाउट होने शुरू हो जाता है कि यार कंसिस्टिंग राउंड नंबर है या फिर कंसिस्टिंग एंडिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको डाउट हो जाता है। ये भी आप जेई टेस्टिंग में चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अलावा कि यार आखिरी दिनों में कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी और कोई उसकी एक्सप्लेनेशन रिटर्न नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, तो अगेन उससे भी आपको डाउट हो जाता है। ये भी आप जेई टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं, आप देख लीजिएगा। आप अगर कोई भी आपने नहीं भी करी तो आप देख लीजिएगा, किसी भी क्लाइंट पे आप हैं उधर जेई टेस्टिंग लास्ट ईयर की हुई है तो उसको वर्किंग पेपर को एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि यार आप लोग क्या करते हैं, एफएस बनाते हैं और बाद में कोई एंट्री वगैरह आती है तो आप लोग टीबी में अपडेट नहीं करते, आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एफएस के अंदर ही प्लस कर लेते हैं। लेट्स से अगर रेवेन्यू की कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री आ गई कि रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, आप लोग क्या करते हैं एफएस के अंदर ही जाके रिसीवेबल के नोट्स में जाके प्लस कर देंगे और रेवेन्यू में प्लस कर देंगे। तो मतलब कोई अकाउंट से डायरेक्टली परटेन नहीं करता, आपने क्या करा, फिगर जाके पंच मार दी, ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं, सर ये भी किसी अकाउंट से परटेन नहीं करती, अगेन इधर भी फ्रॉड के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर कोई अनयूजुअल या फिर सेल्डम यूज्ड अकाउंट, नॉर्मली अकाउंट यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो अकाउंट में एंट्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो उस टाइप के अकाउंट में भी आपको रिस्क आ जाता है कि यार इधर फ्रॉड है। लेट्स से आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हेड है, ठीक है। अब नॉर्मली ये जब भी हिट होता है जब कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं, लेकिन ये सडनली आपने देखा कि यार ड्यूरिंग द ईयर लगातार है ना 25 से 30 ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में हुई हैं, तो आपको फ़ौरन डाउट हो जाएगा कि यार इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में क्यों हो रही हैं, जबकि ये अकाउंट तो नॉर जब मशीनरी वगैरह कोई परचेज़ होती है जब होती है, तो वहाँ भी आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा आपने क्या देखनी है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स की, कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंट है, इससे पहले आपको कोई पास्ट में मिस स्टेटमेंट मिली नहीं मिली, कोई सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यार टाइमली रिकनसाइल चीज़ें नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जनरल एंट्रीज जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस हुई हो, ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है। तो आप एमओसी का रिस्क को असेस कर लेंगे, उसको एड्रेस कर लेंगे, उससे रिलेटेड ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो मेनली प्रोसीजर क्या, आपने जेई टेस्टिंग करनी है, जेई टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखना है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आपने बिजनेस रैशनल उसका पूछना है। तो एमओसी की 3 मेजर कैटेगरीज क्या है, जनरल एंट्रीज टेस्टिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और बिजनेस रैशनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड की जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको तो लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। ड्यूरिंग द ईयर की आपने देखना है कि यार कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इधर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉड के, अगर हैं तो आपने वो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और फिर उन ट्रांजेक्शन को हम टेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, आपने इंक्वायरी करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला एरिया समझ में आ गया होगा, एमओसी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ऑडिट एविडेंस को किस तरीके से एवेल्युएट करा जाए, उसमें क्या कहता है हमें, ये सारी चीज़ें हम आइदर 330 के अंदर मज़ीद भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड में स्पेसिफिकली क्या क्या कहा गया है कि भाई आप जब एवेल्युएट करते हैं कि यार एविडेंस को, जो भी आपको एविडेंस मिला है क्या वो सही है या नहीं है, आप उसको एनालिटिकल प्रोसीजर से कंपेयर करते हैं कि यार जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्या वो एफएस से कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। लेट्स से आपको बोला गया कि भाई से सेल्स बढ़ गई है, ठीक है, उससे क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है।
अच्छा, आपने क्या करा, आपने देखा कि यार हाँ यार क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो साथ ही में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयर करा आपने, सारी चीज़ें देखी, हाँ यार कंसिस्टेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने लेट्स से अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊँ कि यार सेल्स इंक्रीज़ हुई, ठीक है, लेकिन कैश फ्लोज आपके इंक्रीज इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, कैश फ्लो डिक्रीज हो रहे हैं, तो अब आप आपको इधर डाउट हो जाएगा कि यार ये सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन कैश फ्लो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इनकन्सिस्टेंसी है कैश फ्लो के साथ, तो वहाँ आपको फ़ौरन डाउट क्रिएट होगा कि सेल्स और कैश फ्लो आपस में अलाइंड नहीं है, जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है उससे चीज़ें इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ आपको डाउट हो जाएगा कि यार इधर कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है तो अब आपको ये डिटरमिन करना है क्या ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। अगर तो इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है तो आपने देखना है ये कि इसके अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट क्या होंगे, दूसरी जगह पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर तो फ्रॉड इन्वॉल्व है तो क्या मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉड के अंदर? अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मतलब मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर दी है, तो मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो भी मैनेजमेंट दे रही है रैप लेटर में चीज़ें कंफर्म कर रही है, तो मतलब उसके ऊपर से भी मेरी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, उसके ऊपर से भी मेरी रिलायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट से जो मैंने इंक्वायरी करी है सर, उसके ऊपर भी मेरी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, ज़ीरो हो जाएगी। सर जो एविडेंस मुझे मिले हैं, जो जो इन्वॉइसेस मिली हैं, हो सकता है वो मुझे फेक इन्वॉइस दी गई हो, ये बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली मेरा कंप्लीटली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मेरी प्लानिंग मुझे रिवाइज करनी पड़ सकती है सर, प्लानिंग में मुझे रिस्क असेसमेंट अपनी रिवाइज करनी पड़ सकती है। जहां मैंने सोचा था कि फ्रॉड रिस्क कम होगा, जहां मैंने सोचा था फ्रॉड रिस्क कम होगा, वहां फ्रॉड रिस्क का रिस्क मेरा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा था किसी एरिया पे सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होगा, वहां मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाएगा, ठीक है। मटीरियलिटी जो मैंने सोची थी, मैंने कम मटीरियलिटी डिटरमिन करी थी, ठीक है। मैंने मटीरियलिटी ज़्यादा कैलकुलेट करी थी, ठीक है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, मटीरियलिटी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि मैं ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँ, ज़्यादा सैंपल साइज सेलेक्ट कर सकूँ, तो वो सारे इम्प्लीकेशन भी मुझे देखने पड़ेंगे। तो अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाती है, चाहे वो मटेरियल हो या ना हो, अगर वो फ्रॉड की वजह से है और मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो मुझे सारी चीज़ें री एवेल्यूएट करनी पड़ेंगी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को री एवेल्यूएट करना पड़ेगा। मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स पे भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, कहीं मुझे प्रोसीजर्स बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा ये भी देखना है कि कंसीडर करना है कोलिजन तो नहीं है एम्प्लॉयज़ का, कोलिजन होगा मतलब कि सारे लोग आपस में मिल के मुझे क्या बोलते हैं फेक एविडेंसेस दे रहे हैं, सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे कंसिडर करनी है। कोई ऑडिट एविडेंस मिला है क्या, वो मुझे सही एविडेंस मिला भी या नहीं मिला, ऐसा तो नहीं वो फेक इन्वॉइस मुझे प्रोवाइड करी गई हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे देखनी है। अगर तो कंफर्म हो जाता है कि यार एफएस जो है मटीरियली मिसस्टेटेड है ड्यू टू फ्रॉड, तो आपने देखना है कि ऑडिट पे इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी, रिपोर्टिंग पे क्या इंप्लीकेशन होगी, वो हम रिपोर्टिंग वाला आइजा के अंदर कवर कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है कि यार लेट्स से फ्रॉड आपको मनी लॉन्ड्रिंग का आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई मुझे इसका ऑडिट ही नहीं करना, ठीक है, मैं इस ऑडिट से रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बाद में क्योंकि मेरा मेरा भी नाम ख़राब होगा, जो भी फर्म अगर उसको ऑडिट कर रही है कल को पकड़े पकड़े जाते, तो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस पकड़ा जाता है तो फर्म का भी नाम बदनाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फ्रॉड आपको आइडेंटिफाई होता है जिससे आपको लगता है कि यार मुझे ये क्लाइंट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि भाई उसकी लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या मुझे किसी को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्या मुझे शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए। वो देखेगा कि यार उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर्स को बताए। वैसे तो क्या है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, लेकिन लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, उस कॉन्फिडेंशियलिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरराइड कर देती है लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा, एसईसीपी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको एफआईए को बताना पड़ेगा, तो जो भी इदारे होंगे गवर्नमेंट के आपको वहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि विड्रॉल आप डिसीजन ले रहे हो, क्या ये आपको लॉ और रेगुलेशन अलाउ भी करती है विड्रॉ करना, लॉ और रेगुलेशन अगर अलाउ नहीं करती तो आपको फिर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो ऑडिटर विड्रॉ कर देता है तो वो क्या करेगा सर, उसको मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस से डिस्कस करना है कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ और उसका ये रीज़न है कि भाई फ्रॉड वगैरह मुझे आइडेंटिफाई हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और ये सारी चीज़ें, और उसको
अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है कि यार मुझे शेयर होल्डर को बताना है, मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है, उसको रीज़न बताना है कि वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी उसको कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे सर, रैप लेटर किस चीज़ का लेंगे, रैप लेटर इस चीज़ का लेंगे कि आप ये देखेंगे भी। ठीक है, आपने ये काम करना है कि इस टॉपिक के बाद आपने क्या करना है, अपने ऑडिट क्लाइंट पर जाना है। कोई भी ऑडिट क्लाइंट है उसके वर्किंग पेपर में आपने रैप लेटर उठाना है। रैप लेटर में एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉड से रिलेटेड। उसमें लिखा होगा फ्रॉड एंड एरर का एक पैरा होगा जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो उसके अंदर यही बातें लिखी हुई होंगी कि यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है मैनेजमेंट कि भाई डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और साउंड इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। ये बात हमने शुरू में पढ़ी थी साइजा के कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि डिटेक्ट और प्रिवेंट करना फ्रॉड से। ठीक है, तो इस बात को वो रैप लेटर में कंफर्म भी करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस बात की वो देंगे। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी बताएंगे कि भाई हमने जो भी हमारी असेसमेंट थी, हमारी जो असेसमेंट थी रिस्क की फ्रॉड से रिलेटेड, वो सारे के सारे उसके जो रिजल्ट्स थे कि भाई ये रिस्क है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये फ्रॉड के रिस्क हमें आइडेंटिफाइड हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये असेस करा है, हाई रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें आपने ऑडिटर को बतानी, तो वो कंफर्म करेगा कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, और वो ये भी कंफर्म करेगा, हमने जैसे कि ये भी पढ़ा था कि यार हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से पूछेंगे कि भाई आपकी नॉलेज में कोई फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है जो आपकी नज़र में है, तो वो आप हमें बता दें। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ है तो। ठीक है, आपकी नॉलेज में अगर कोई ऐसी बात है तो अगर होगा तो वो बता देगा। तो वो ये इस बात को कंफर्म भी करेगा रैप लेटर के अंदर कि हमने आपको जो जो चीज़ें हमारी नॉलेज में थी वो हमने आपको बता भी दी हैं। ठीक है, और अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा था फ्रॉड का, ठीक है, फ्रॉड पे इल्ज़ाम लगा था लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इल्ज़ाम किसी पे लगा था कि यार इसने ये फ्रॉड करा है, लेकिन वो भी आपको बता दिया कि यार इस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा था, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो चारों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कि भाई जिम्मेदारी हमारी है फ्रॉड से बचाने की, उसको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। ठीक है, हमने आपको अपनी असेसमेंट भी बता दी, हमने आप जो हमारी नॉलेज में फ्रॉड हुआ था, जो सस्पेक्टेड फ्रॉड था, वो भी हमने बता दिया, एलिगेशंस जो लगे थे फ्रॉड की किसी की पर, तो वो भी हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आपने क्या बातें करनी है। आप अगर तो फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपने मैनेजमेंट को बताने कि भाई ये फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है। लेट से अगर कोई चोरी आइडेंटिफाई होती है किसी एम्प्लॉय की, आपने बतानी है मैनेजमेंट को जाके। ठीक है, द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट, हाँ अगर तो मैनेजमेंट का ही फ्रॉड आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, लेट से मैनेजमेंट ने क्या करा, फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, मैनिपुलेट करे या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करी, तो वो क्या करेंगे कि यार वो और मैं बताएंगे कि भाई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएंगे। अब मैनेजमेंट को बताने का फ़ायदा नहीं है, मैनेजमेंट खुद एफएस को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है, खुद फ्रॉड कर रही है, तो अब मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते। अब किसके पास जाएंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो मैनेजमेंट के ऊपर है, उनके पास जाएंगे, बताएंगे कि भाई मैनेजमेंट जो है फ्रॉड में इन्वॉल्व है, या फिर एम्प्लॉयज़ जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाते हैं वो एम्प्लॉयज़ वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। या फिर कोई ऐसे लोग जो एफएस बना रहे होते हैं, ठीक है, जो एफएस बना रहे होते हैं, लेट से फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, वो एफएस बना रहा होता है। ठीक है, तो वो एफएस बना रहा होता है, वो उसने कोई मैनिपुलेशन करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसकी भी कंप्लेन किसके पास जाके करेंगे, दो चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाके बताएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल कोई भी फ्रॉड आइडेंटिफाई होगा किसके पास जाएंगे, मैनेजमेंट के पास। अगर मैनेजमेंट का फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, मैनेजमेंट के पास जाने का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ जो इंटरनल कंट्रोल्स को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे सर, मैनेजमेंट के पास भी जाएंगे, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास भी जाएंगे। अगर कोई ऐसे लोग हैं जैसे कि फाइनेंस मैनेजर है, वो एफएस बना रहा होता है, तो उसने अगर कोई मैनिपुलेशन करी है तो उसका भी हम दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास जाएंगे और मैनेजमेंट के पास भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आज द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू फ्रॉड, अगर कोई इसके अलावा भी कोई मैटर ऑडिटर को लगता है कि यार मुझे दोस्त चार्ज गवर्नेंस को बताना चाहिए, तो वो बता सकता है। लेट्स से मैनेजमेंट को कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली,
कि यार इधर कंट्रोल की वीकनेस है, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक उसको एड्रेस नहीं करा, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स को सही से इंप्लीमेंट नहीं करवाया, तो वो बात भी हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता सकते हैं। या फिर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, मैनेजमेंट ने बहुत ही कैजुअली ले गया, उसको इग्नोर कर दिया, कोई पनिशमेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, तो वो उसने कैजुअली ले लिया, ठीक है, तो उस बात को भी मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताऊंगा, ठीक है। या फिर मुझे लगता है कि यार मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो वो भी बात मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से साथ जाके कर रहा हूँगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, नॉर्मली अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई होगा किसके पास जाऊँगा, मैनेजमेंट के पास। अगर तो मैनेजमेंट या फिर कोई ऐसे लोग जो इंटरनल कंट्रोल्स को बनाते हैं या फिर जो एफएस वगैरह बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है एफएस पर, तो वो लोगों ने अगर कोई फ्रॉड करा है तो उसकी भी उसके लिए किसके पास जाऊँगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अदर मैटर्स होते हैं, अदर मैटर्स कौन से होंगे कि यार अगर तो मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी उसको रिजॉल्व नहीं करा, या फिर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ उसको एड्रेस नहीं करा, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं करी, तो वो भी मैं किसके पास जाऊंगा सर, मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ फेलियर है, मैनेजमेंट का मसला है, तो मैनेजमेंट की जो भी कंप्लेन होगी वो किसके पास जाके करूंगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग फ्रॉड टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आउटसाइड द एंटिटी। अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो मुझे कंसीडर करना है मेरी लीगल, रेगुलेटरी और एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मुझे आउटसाइड द अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी को बताना है, नहीं बताना। तो इधर एक बात यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी वाली जो रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, कि मुझे बाहर किसी को नहीं बताना, मुझे किसी और को जाके नहीं बताना, तो इधर वो वाली जो चीज़ होगी ना वो ओवरराइड हो जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपकी बड़ी है कि यार आप लीगल ही अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, लॉ की नॉन कंप्लायंसेस कर रहा है, तो वो बात आपने बतानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि यार मुझे अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, तो आप उस केस में लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लॉयर से पूछ सकते हैं कि इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि जितनी भी डिसीजन आपकी इंगेजमेंट टीम के साथ हुई है, जितनी भी डिस्कशन आपकी इंगेजमेंट टीम के साथ हुई है, आपने जो भी इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करी है कि यार इस एरिया में फ्रॉड हो सकता है, इस एरिया में फ्रॉड के चांसेस है, इस एरिया में, तो वो आपने सारी की सारी डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको फ्रॉड वाले एरिया के रिस्क मिले हैं कि यार ये वाला इधर फ्रॉड का रिस्क है, तो उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि यार कंपनी में प्रेशर है लोन का, ठीक है, लोन लेना है कंपनी को, तो ये अगेन फ्रॉड का रिस्क है इधर, ठीक है। ये कि कौन सा रिस्क है सर, एफएस लेवल का रिस्क है, तो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना, आप देखेंगे भी एक आपका वर्किंग पेपर होता होगा जिसके अंदर आप उसको डिटरमिन करते हैं कि भाई ये फ्रॉड रिस्क इधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई असर्शन लेवल का रिस्क है, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे फ्रॉड का रिस्क है, या इन्वेंट्री पर रिस्क है, फ्रॉड का चोरी होने का इधर रिस्क है, तो वो आपने बताना है कि यार इस एरिया पे, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी आपने फ्रॉड से रिलेटेड जो भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, एमओसी के प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, या फिर आपने टीम को आपने अच्छी टीम आपने असाइन करी है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, जो भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रोसीजर्स के अंदर करी है, वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और उस प्रोसीजर से जो भी आपको रिजल्ट मिला है वो भी आपने बताना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो भी आपने कम्युनिकेशन करी, जो कि अभी हमने पढ़ी, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज गवर्नेंस, मैनेजमेंट, आउट्स अदर्स, रेगुलेटर्स, ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन हमने इन लोगों से करी वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट करनी है। अदर्स में कौन कौन आ जाएंगे, ग्रुप ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर। लेट्स से मैं अगर किसी पेरेंट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑडिट कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट ऑडिटर्स को मैं बताऊंगा भाई इधर जो है फ्रॉड हो रहा है, इधर ये मसला है, तो वो कम्युनिकेशन मैं इनसे कर रहूँगा। या फिर मैं कंपोनेंट इस सब्सिडरी कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं पेरेंट कंपनी के ऑडिटर्स को बताऊंगा कि भाई सब्सिडरी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट कंपनी में जो नंबर्स जाएंगे, जो कंसोलिडेशन होगी, वो सब्सिडरी के नंबर्स की बेसिस पर होगी, ठीक है, तो उनको बताना मेरे लिए ज़रूरी है।
ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे कंसीडर करनी है। चौथी चीज़ जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि यार प्रिजम्पशन क्या होती है कि रेवेन्यू पर फ्रॉड का रिस्क होता है, फ्रॉड का रिस्क होता है तो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। अगर तो ये प्रिजम्पशन वैलिड नहीं है तो उसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आइज़ा 315 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। जो भी डिस्कशन हुई फ्रॉड से रिलेटेड वो उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। जो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ उसको डॉक्यूमेंट करूँगा। जो मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे फ्रॉड से रिलेटेड उसको मैं करूँगा, और उस प्रोसीजर से रिलेटेड जो रिजल्ट मुझे आया कि फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ उसको डॉक्यूमेंट करूँगा। और जो भी कम्युनिकेशन हुई मेरी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट रेगुलेटर्स अदर्स, उनको मैं उस कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करूँगा। और कोई प्रिजम्पशन अगर वैलिड नहीं है तो उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँगा। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आखिरी आखिरी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें आपने रीड करनी है आइज़ा से। ठीक है, अपेंडिक्स 1 आपने रीड करना है आइज़ा 240 का। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर थोड़ी सी मैंने आगे चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है, पॉसिबल ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, सिर्फ रीड कर लेनी है, क्विकली रिव्यू कर लेना है कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं और ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें पॉसिबिलिटी है फ्रॉड की। मैंने सिर्फ इसको अपेंडिक्स 1 को थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, इंसेंटिव प्रेशर क्या हो सकता है इकोनॉमिक इंडस्ट्री की वजह से। हो सकता है कि यार कंपनी मार्केट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट सेचुरेशन हो रही है, मार्जिन आपके डिक्लाइन हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है, रैपिड चेंजेस आ रही है, टेक्नोलॉजी दिन बर दिन चेंज हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हो सकता है कि यार आपकी पीपी पे इम्पेयरमेंट का रिस्क आ जाए। ठीक है, तो आप प्रेशर में होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी ऑब्सोलीट हो जाएगी, ये आपके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है, कस्टमर की डिमांड डिक्लाइन हो रही है, इंडस्ट्री की डिमांड डिक्लाइन हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमी आपकी डिक्लाइन हो रही है, जो कि अभी करंट सिचुएशन चल भी रही है पाकिस्तान की कि यार आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हो रही है, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल को अच्छा दिखाना है। ठीक है, कैश फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं, सर्वाइवल का इशू है। ठीक है, अगेन मसला होगा कि यार आपकी जो नेगेटिव कैश फ्लोज होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है सर, थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, आपको डेट लेना है या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग लेनी है, उस केस में भी एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग करवानी है। ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेट कॉविनेंट होते हैं, लेट से आपको करंट रेशियो मेंटेन रखना है 2:1। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है तो मतलब अगर 2:1 से अगर ये 1.51 होगा तो आप क्या करेंगे कि यार उसमें क्या हो जाता है, अगर करंट रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे आपको फ़ौरन के फ़ौरन लोन को रीपे करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यार अगर आपका रेशियो ख़राब हो रहा होगा तो आप किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और इसको 2:1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या हो सकती हैं कि यार सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, ऐसी इंडस्ट्री में आप काम करें जहाँ चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि लेट से आपके पास इन्वेंट्री जो है वो फेयर वैल्यू की उसकी डिटरमिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या लैंड वगैरह का आप कुछ कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल है। ठीक है, आप या तो नेटफ्लिक्स में चले गए। ठीक है, नेटफ्लिक्स में चलेगा, अब नेटफ्लिक्स में ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि यार आगे वाले वक्तों में आपकी डिमांड क्या होगी। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज आपकी क्या होंगे। ठीक है, आपके अमोटाइजेशन कैसे होगी, जो मूवीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं आपके पास, ड्रामे पड़े हुए हैं आपके पास, तो उसकी अमोटाइजेशन किस तरीके से होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, तो वो वहाँ एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई बिजनेस इंटरमीडिएट इस बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं, लेट से एक ए कंपनी है। ठीक है, आप सी कंपनी से डीलिंग करते हैं। ठीक है, बीच में एक बी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं, उसके थ्रू आप डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो बीच में बिजनेस इंटरमीडिएट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है। आपके दूसरे मुल्कों के अंदर जो है बैंक अकाउंट खुले हुए, लेट से आपका यूके के अंदर अकाउंट खुला हुआ है, लेट से आपका यूएई के अंदर बैंक अकाउंट खुला हुआ है, लेट से आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर अकाउंट खुला हुआ है, तो आपके पास ऐसी कंट्रीज़ के अंदर अकाउंट खुले हुए हैं जिनके टैक्स रेट कम है या फिर टैक्स फ्री कंट्री है। लेट से कतर के अंदर खुला हुआ है, कतर के अंदर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के कंट्रीज़ के अंदर आपके टैक्स अकाउंट्स खुले हुए हैं और वहाँ कोई टैक्सेस नहीं है, तो वहाँ भी आपको डाउट होगा कि यार इधर कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ये इधर फ्रॉड वाले मामला हों। ठीक है, तो इधर भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास। अच्छा जी, फिर मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव।
जो कंट्रोल्स वगैरह हैं सही से इम्प्लीमेंट नहीं करे हुए, तो वहाँ भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका मोराल जो है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और प्रीवियस ऑडिटर की जो है आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है अकाउंटिंग मैटर्स के अंदर। वो कुछ और बोलते हैं, मैनेजमेंट कुछ और बोलती है, प्रीवियस ऑडिटर कुछ और बोलते हैं, तो अगेन यहाँ भी फ्रॉड के मामलात होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग अनरियलिस्टिक टारगेट, मैनेजमेंट नॉर्मली क्या करती है, बजट्स वगैरह बनाती है, तो बजट्स में अनरियलिस्टिक टारगेट बोलती है कि यार लेट से मैं 100 मिलियन का रेवेन्यू अचीव कर देंगे हर महीने, ठीक है। लेकिन 100 मिलियन नहीं होते, वो अराउंड होते हैं लेट से 60 to 70 मिलियन। तो हमेशा यही होता है कि यार हमेशा पास प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है कि अनरियलिस्टिक टारगेट ये लोग करते हैं, ठीक है। ये तो सारे क्या थे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिस्क फैक्टर, ठीक है। मैनेजमेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड क्या होंगे कि यार कंपनी को जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को पता चल जाए कि यार हमारे जो है फ्यूचर में जो है कंपनी जो है शट डाउन होने वाली है, ले ऑफ्स होने वाले हैं, या फिर कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है जिसकी वजह से मैं निकाला जाऊंगा, या फिर उसको पता चल जाए कि पर्टिकुलरली मुझे निकालने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर में आ जाएगा, वो चोरी करने की कोशिश करेगा। या फिर उसको पता चल जाए कि यार मेरे कंपनसेशन प्लान के अंदर चेंज होने वाला है, मेरी मेरी पहले लेट से तनख्वाह थी 1,00,000 रुपए, ठीक है, अब करने वाले हैं 80,000 रुपये, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं, तो अगेन उसको, या फिर कोई बेनिफिट मिल रहा था उसको, गाड़ी का 1,00,000 रुपये के साथ एक गाड़ी का बेनिफिट मिल रहा था, अब गाड़ी का बेनिफिट ख़त्म कर रहे हैं, तो अगेन उसको वो क्या करेगा, प्रेशर में आ जाएगा और वो चोरी करेगा, ठीक है। प्रमोशंस, वो चाह रहा था कि यार 1,00,000 से मेरी 1,50,000 हो जाए, कंपनी ने कितनी करी, कंपनी ने इंक्रीमेंट करा 1,10,000, तो अगेन वो प्रेशर में आ जाएगा और चोरी करने की कोशिश करेगा। अपॉर्चुनिटी क्या है सर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में उसके पास कैश हाथ में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है, वो चोरी कर लेगा। इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री को सुपरवाइज करने वाला बंदा होता है, ठीक है, उसके हाथ में कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, और उसके हाथ में सारी इन्वेंट्री वो अकेला बंदा देख रहा है, और इन्वेंट्री जो है स्मॉल इन साइज़ है और हाई वैल्यू आइटम है, लेट से गोल्ड की इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ मतलब छोटी सी आइटम है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगेन वो छोटी सी चीज़ भी अपने जेब में डाल के वो निकल जाएगा, तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, बड़ी चीज़ होगी तो उसको तो लेके वो जा नहीं सकता, ठीक है। अच्छा जी, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई बात नहीं हो रही, इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंटेशन पे कोई बात नहीं हो रही, इससे रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं वो एंटिटी के साथ खुश नहीं है, ठीक है, काम नहीं करना चाहते हैं, एंटिटी जो है लेट सीटिंग्स करवा रही है, तो इस टाइप की, इससे भी क्या होता है यार, आपका एटीट्यूड ये होता है यार एंटिटी तो मुझसे इतना काम ले रही है, कुछ रिटर्न में कुछ देती नहीं है, तो आप क्या करते हो, चोरी वगैरह करते हो। तो ये आपने देख लेने हैं, देखिए मैंने सिर्फ कुछ कुछ रखे हैं थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, ऑलरेडी आपने कैफ में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो होपफुली आपको ये फ्रॉड का जो टॉपिक है ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और हमने ये भी सीखा कि यार इसको किस तरीके से चीज़ें लिंक करनी है, इसका आइज़ा से किधर किधर लिंकिंग थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी, आइज़ा 315 और 330 से बहुत ज़्यादा मेजर लिंकिंग थी, और भी इसके अलावा जहाँ जहाँ लिंकिंग थी वो हमने सारी चीज़ें इधर देखी थी। और आपने देखिए दूसरा काम ये करना है कि अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करें तो आपने लाजमी लाजमी ये करना है कि यार सारे जो जो चीज़ें हमने बातें करी उसको वर्किंग पेपर उसके आइडेंटिफाई करना, और ये सारी चीज़ें देखनी है क्या होती भी हैं या नहीं होती, अगर नहीं आपको दिख रही तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।